और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर गुजरात से है, जहां के तमाम आज़मीन हज का इंतजार बिलाखिर खत्म हुआ और आज गुजरात के आज़मीन का पहला काफिला अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर हज के लिए रवाना हो चुका है। गुजरात हज कमेटी की जानिब से 420 आज़मीन हज का पहला काफिला एयर इंडिया के तैयारे से मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ, लेकिन सुबह 7:20 पर रवाना होने वाली फ्लाइट 14 घंटे ताखीर से रवाना हुई है। इसकी वजह से आज़मीन हज को काफी दिक्कतों का सामना रहा। वहीं आज़मीन हज के रिश्तेदार भी हज इंतजामात से नाला नजर आए। उधर मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से मध्य प्रदेश के 5000 के करीब आज़मीन हज सफर हज पर रवाना हो रहे हैं, लेकिन एमपी आज़मीन हज की शिकायत यही है कि उन्हें भी मुंबई में काफ़ी परेशानियों का सामना रहा। हज कमेटी उनके मसाइल की जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की परेशानियों को जाना, उनसे बात की। आप भी देखिए। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट इंदौर और भोपाल के मुकाबले सस्ता है जी। तो 5000 से ज्यादा आज़मीन हज जो यहाँ से रवाना हो रहे हैं जी। लेकिन हालत इनकी देखिए आप। हम इन्हीं से बात करते हैं जी। ये हाजी साहब आप कहाँ से आए हैं? हम एमपी डिस्ट्रिक्ट उज्जैन नागदा जंक्शन से आए हैं। हम सुबह से यहाँ परेशान हो रहे हैं। एक तो ये बोलते हैं कि अटेंडर को हम अलाउ नहीं करते हैं, अटेंडर नहीं है, और हम लगेज लाते हैं तो ना लगेज लेने वाला मिलता है ना कोई मिलता है, ना लगेज हमारा जमा हो पा रहा है, ना रूम की कोई सुविधा मिल रही है, ना कोई अटेंडर को हमारे साथ रखने दे रहा है। और फ्लाइट की डेट जो दी है वो भी बहुत लेट दी है, जिसकी वजह से हमारे को रिजर्वेशन में भी बहुत तकलीफ आएगी। और यहाँ पर जो सुविधा है हमारे को बिल्कुल सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। और उसकी वजह से जो होटलों में हमारे को जो रूम मिल रहे हैं, होटलों में जो रूम मिल रहे हैं हमारे अटेंडरों के लिए, वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। वहाँ पे बिलक हो रहा है, सब तरफ बिलक मिलती है। आप कहाँ से हैं और आपको क्या परेशानी है? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और हमारे यहाँ से जो है भोपाल से फ्लाइट उड़ती थी, मगर उसका कोटा कम होने के कारण हमें बम्बई आना पड़ा। बम्बई आने के बाद हमें इतनी तकलीफ उठाना पड़ रही है कि एक तो यहाँ इंतजामी बिल्कुल कमेटी का कोई योगदान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। दूसरा हमारा जो लोडिंग का सामान है उसके लिए हमें 4-4 घंटे जो है यहाँ खड़े होके तपस्या करना पड़ रही है कि साहब आप जो है लाइन में लगो, ये करो। क्या एक तो काउंटर इनको बढ़ाना चाहिए लोडिंग के, एक ही काउंटर है, एक ही लाइन है। अगर लाइन या 2-3-4 काउंटर हो जाए सामान जमा करने के तो आसानी हो जाए। दूसरा ये मोदी जी से और नकवी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है कि हज कमेटी का जो इंतजाम है जो इंतजामा कमेटी है उसमें एक तो क्या है, हाजियों को आने के लिए हमें भोपाल से बम्बई बुलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश भोपाल वालों को बम्बई बुलाया जा रहा है। हमारा एक आदमी जो है 5-5 हजार रुपए का होटल लेके बैठा है यहाँ। हम लोग सब फुटपाथ पर पड़े हैं, हमारे अटेंडर हमारे हाजियों के साथ नहीं है। अब हमारी स्थिति ये आ गई कि अब हम भीख मांग के जो अपने घर जाएं। 8-8 हजार का होटल। अच्छा, ये देखिए ये लोग परेशानी बयान कर रहे हैं, इतनी खराब हालत है। आप कहाँ से आए हैं? तारीख के एमपी से आए, शाजापुर जिले से। 14 तारीख के यहाँ है। मतलब हमारी जो हाजने हैं उनको 1-1 बजे 12-12 बजे रात को हाथ पकड़ के उठाई जा रही है यहाँ की जगह। कहाँ हाल में मतलब ये स्थिति कर दी है कि शायद मुझे ऐसा अंदाजा है कि महाराष्ट्र छोड़ के कोई दूसरे जिले उसका तो आ ही नहीं सकता है। ये हालत कर दी है यहाँ की जगह। जी देखिए, हम जो है मुंबई और वहीं हैदराबाद में भी हज कैंप का आगाज हो चुका है। कल सुबह पहला काफिला मुकद्दस सफर पर रवाना होगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी कल सुबह हैदराबाद से रवाना होने वाले कर्नाटक के आज़मीन हज की रवानगी के लिए तैयार है। पहले काफिले में कर्नाटक के 420 आज़मीन मुकद्दस सफर के लिए रवाना होंगे। पहले काफिले की रवानगी के एक हफ्ते बाद यानी 26 जुलाई से तेलंगाना और आंध्रा के आज़मीन की रवानगी शुरू होगी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने कहा कि हैदराबाद से सफर हज के लिए रवाना होने वाले दूसरी रियासतों के आज़मीन के साथ किसी भी किस्म का इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी तेलंगाना के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन को हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज के लिए रवाना करने के इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है। रवां बरस हैदराबाद से 4 रियासतों के 8000 से ज्यादा आज़मीन 22 काफिलों के जरिए 4 अगस्त तक जिद्दा रवाना होंगे। तैयारियां हैं माशाल्लाह से पूरे तैयारियां हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और ख़ासकर के कल कर्नाटका की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो हाजियों के लिए पूरे तैयारियां हो चुके हैं। उनकी रिहाइश के लिए, उनकी यहाँ से विदाई के लिए हर वो चीज़ की हम तैयारी कर चुके हैं। रिहाइश का हर वो चीज़ का इंतज़ाम किया गया है और इस साल से हमारे पास यहाँ पूरे वाटर प्रूफ शेड्स है
और अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ की तैयारियां हम नंबर 1 तरीके से करके रखे हैं रेडी। वो आंध्रा के हो, तेलंगाना के हो या महाराष्ट्र के हो या कर्नाटक, हाजी है, सब अल्लाह के घर के मेहमान हैं। हमारा रवैया, हमारा सुलूक हर किसी का एक जैसा ही है। हर हाजी हमारे लिए हाजी है। जो 26 से जो आप लोगों का हज कैंप शुरू होगा, 27 से जो है आज़मीन यहाँ से जाएंगे, तो उस कैंप के लिए किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? आप यही कैंप से अंदाज़ा लगा ले सकते हैं, ये हमारे लिए रिहर्सल है। जो आज जो हमारे इंतजामात है, इंशाल्लाह यही इंतजामात 26 से 4 तारीख तक भी रहेंगे। इस बार एयर कंडीशनिंग का भी इंतजाम किया गया है? जी माशाल्लाह से ही हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी को देखिए, इसके अंदर एयर कंडीशन का भी इंतजाम किया गया है। पूरे स्टॉल्स आपको विजिबल लगा दिए हैं, इवन स्क्रीन हर वो चीज़ LED का लगाए हैं। हर वो चीज़ का हम ट्रांसपेरेंटली इंतजाम किए। खासकर रिहाइश का भी ये इस साल से कॉट्स डाले हैं। जैसा गुज़श्ता सालों में यहाँ पे सिर्फ गद्दे डाले जाते थे, लेकिन इस साल से पलंग जो कॉट कहते हैं, कॉट का भी इंतजाम किया गया है। बेहद शुक्रिया साहब। अब बात कर रहे थे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मसीहुद्दीन खान साहब से। वो बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं। कैमरामैन सनत के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और वहीं कर्नाटक के 6 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 420 आज़मीन हज कल सुबह 7:15 बजे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र हज के लिए परवास करेंगे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज हाउस हैदराबाद पर आज़मीन हज और उन्हें विदा करने के लिए आने वालों के लिए रहने के इंतजाम किए हैं। तमाम 420 आज़मीन हज सुबह 2 बजे हज हाउस से बजरिए बस एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। कर्नाटक के आज़मीन हज ने हज हाउस हैदराबाद पर उनके लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कर्नूल से खबर है, जहां के कदीम शहर में वाक़े मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में कर्नूल हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौलाना सलीम ने आज़मीन हज को बुनियादी मालूमात फराहम करवाई और कहा कि अनकरीब आज़मीन के लिए टीका अंदोज़ी का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। कुछ और अहम खबरें भी झारखंड से खबर है, जहां मरकज की SPQEM मंसूबे के तहत बहाल असातिज़ा तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी से सख्त मुश्किलात का शिकार है। तनख्वाह हासिल करने के लिए असातिज़ा दफातर का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के रुकन शाहिद अख्तर ने ऑफिसर्स के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए जल्द ही चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने का यकीन दिलाया है। एक रिपोर्ट। रियासत के मंजूर शुदा मदरसों में SPQEM यानी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा मंसूबे के तहत बहाल असातिज़ा माली बहरान के शिकार हैं। साल 2012 में इन असातिज़ा की बहाली की गई थी, लेकिन इनकी शिकायत है कि अब तक इन्हें सिर्फ 18 माह की ही तनख्वाह फराहम की गई है। बहाली 2012 में हुई थी हमारी। 2012 का पैसा आया था 1 साल का, उसके बाद 6 महीने का आया, फिर उसके बाद कोई भी पैसा नहीं आया है। बस हम लोग आश्वासन पे आश्वासन सुनते आ रहे हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। 14-15 वित्तीय वर्ष में 6 महीना का आया। 6 महीना का पैसा अभी भी बाकी है, जिसके बारे सुन रहे थे कि 2019 में मिलेगा, लेकिन वो पैसा भी हम लोग को हाथ नहीं लगा। और हम लोग जितने परेशान हैं उससे ज़्यादा परेशानी हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने में हो रही है, क्योंकि हम लोग का लाइफ तो बर्बाद हो ही गया है, बच्चों का भी लाइफ बर्बाद हो रही है। इन असातिज़ा के मुताबिक गुज़श्ता मार्च में रियासत के मुख्तलिफ मदरसों में इस मंसूबे के तहत फायज तकरीबन 90% असातिज़ा को 6 माह की तनख्वाह की अदायगी की गई, लेकिन बकिया असातिज़ा अब तक महरूमी के शिकार हैं। तहम मरकजी महकमे फ़रोग़ इंसानी वसाइल के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के मेंबर डॉक्टर शाहिद अख्तर ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के तई अफसरान के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए जल्द ही रियासत के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने का यकीन दिलाया है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गया था तो 2013 और 14 तक का पैसा को रिलीज कर दिया गया 2 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपये और हम लोग अभी तैयार करके रखे हुए हैं, जिसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मेरी अभी 2-3 दिन पहले बातचीत हुई है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 17-18 तक भी जितने बैकलॉग पैसा है SPQM का, वो सारा पैसा हम रिलीज कर देंगे। मैंने यहाँ के सेक्रेटरी को भी और बाकी जो ये स्कीम देखते हैं उनको भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल जो है झारखंड में ID इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और SPQM के जो टीचर हैं उनके लिए प्रपोजल बना कर दे। मैं उसको देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस पे कोताही बरती जा रही। तनख्वाह को लेकर ये असातिज़ा दफातर के चक्कर लगाते रहे हैं,
ताहम अब देखना ये है कि इस मामले में डॉक्टर शाहिद अख्तर की कोशिशें कब रंग लाती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। टेक्निकल एजुकेशन और मुस्लिम मुआशरे के उन्वान से मुनक़्क़दा इस सेमिनार में मुमताज़ दानिशवरों ने शिरकत की और तलबा को तालीम के साथ साथ हुनर से आरास्ता करने पर भी जोर दिया। एक रिपोर्ट। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। यही वजह है कि हर समाज में तलबा को तालीम के साथ हुनर से आरास्ता करने पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़दा सेमिनार में भी दानिशवरों ने मुस्लिम समाज में तालीम को आम करने के साथ साथ हुनर से आरास्ता करने पर भी जोर दिया। दानिशवरों का मानना है कि मुस्लिम समाज में तमाम कोशिशों के बावजूद भी 68% तलबा प्राइमरी एजुकेशन के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तालीम के साथ तलबा को हुनर से आरास्ता करने से न सिर्फ तलबा का ड्रॉप आउट खत्म किया जा सकता है बल्कि हुनर सीख कर तलबा अपने घर की किफालत भी कर सकेंगे। सेमिनार के मेहमान खुसूसी मध्य प्रदेश के अक़लियती वज़ीर आरिफ अकील ने तलबा को तालीम के साथ हुनर से आरास्ता करने के लिए हुकूमत की जानिब से हर तरह का ताउन देने का यकीन भी दिलाया। कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको हुनर सिखाने के लिए जो काम भी ये इदारा करेगा, जो रहू भाई ने, नसीम भाई ने जो पेड़ लगाया है वो खूब फल दे, वो ज़्यादा फल दे, इतने फल दे कि वो फल भोपाल में और मध्य प्रदेश में फैले। उसके लिए गवर्नमेंट का जो ताउन की ज़रूरत होगी, इफ्तिखार भाई जो कहेंगे वो करूँगा इंशाल्लाह। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़दा सेमिनार के मौके पर इदारे की जानिब से फ्री ऑटोमोबाइल कोर्स का भी ऐलान किया गया। एक साला डिप्लोमा फ्री ऑटोमोबाइल कोर्स के लिए तलबा को स्टाइपेंड देने का भी यहाँ ऐलान किया गया। ऐसा नहीं है कि ये सहूलियात सिर्फ अक़लियती तलबा तक महदूद रहेंगी, बल्कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम कौम के तलबा को ये सहूलियात मुहैया करने का ऐलान किया गया ताकि कौमों के तलबा तालीम के साथ हुनर से आरास्ता हो सके। तलबा को फ्री तालीम के साथ स्टाइपेंड देने का ऐलान सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तंजीम की जानिब से किया गया। फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, उनको कोई पैसे देना नहीं है। एक साल में उनको इलेक्ट्रॉनिक इंजन हर चीज़ की तरबियत दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर है जिससे वो गाड़ी का फॉल्ट निकाल सकते हैं। ये टूल बहुत कम जगह अवेलेबल है, तकरीबन 2 लाख रुपए का टूल है। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 1 साल के बाद, तो उनको हम एक टूल किट भी देंगे जो 4,500 रुपये की किट होती है, ताकि ये ट्रेनी बाहर निकल के अपना काम कर सके। जो समझ सकें उनको हम सिखाएं, उनको मजीद एक 500 रुपये का की स्टाइपेंड भी दें या ट्रांसपोर्ट चार्ज के नाम से दें ताकि वो अटेंड कर सकें और सीख सकें। इसमें हम बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ियों की ट्रेनिंग देंगे, स्कैनर के साथ ट्रेनिंग देंगे ताकि स्कैनर का बड़ा आसान है कि उससे फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है, पिन पॉइंट हो जाता है। तालीम के साथ हुनर से आरास्ता करने और मुस्लिम तलबा के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए तंजीम ने भोपाल से अपना काम शुरू कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा तक इल्म की रोशनी को पहुंचाया जा सके। सेमिनार का इख्तिताम भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की इज्तिमाई दुआ के साथ हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मदारिस के लिए यूपी हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात के मुताबिक अब गैर मंजूर शुदा मदरसों को भी अपनी तफसीलात जारी करने और पब्लिक डोमेन में लाने का इरादा किया गया है। इसके बाद कानपुर में मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी के जनरल सेक्रेटरी ने रद्दअमल जाहिर किया। उनका कहना है कि मदारिस हमेशा अपना काम सही तरीके से अंजाम देते रहे हैं, ताहम उन्हें बेवजह निशाना बनाया जाता रहा है। लिहाजा हुकूमत के इस फरमान से मदारिस इंतजामिया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चालीस बरसों से कोलकाता में रहने वाले एक खानदान के 2 अफराद को इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में नाम के इंदराज होने पर चैलेंज करते हुए कहा कि वो कमीशन के दफ्तर आकर दस्तावेजात पेश करें। रिटायर्ड टीचर मुस्तबसरा खातून को अपनी शहरियत साबित करने की इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है।
शहर के 7 नंबर मेहर अली रोड में वाक़ा एक 4 मंजिला कदीम इमारत में गुज़श्ता 40 सालों से मुकीम बंगाली मुस्लिम दानिश्वर अब्दुल रऊफ की अहलिया मुस्तबसरा खातून और उनके बेटे असद रऊफ को कमीशन ने नोटिस जारी किया है कि वो वोटर लिस्ट की तस्दीक के दौरान अपने एड्रेस के मुस्तकिल बाशिंदे नहीं पाए गए हैं। इसलिए इन्हें इलेक्शन कमीशन के मकामी दफ्तर में आकर अपनी शहरियत के मुतालिक दस्तावेज पेश करना होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तबसरा खातून के शौहर और खानदान के सरबराह अब्दुल रऊफ के नाम समन जारी नहीं किया है। अचानक इतनी साल के बाद सीनियर सिटीजन होने के बाद भी इस तरह से नोटिस दिया गया तो ये एक इंसल्टिंग, शर्म की बात है, इंसल्टिंग फील कर रही हूँ मैं। और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्या रीज़न है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल तो उठ रहे हैं जिसे हमको फेस करने हो रहा है और हमको क्वेश्चन आंसर करने होगा। जी इस क्वेश्चन के पास तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आई एम बीइंग द सिटीजन व्हेन आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो इस तरह से आंसर करना भी तो मेरे लिए बहुत सारी मुश्किल की बात हो रही है। मुस्तबसरा खातून हाल ही में सरकारी स्कूल में हेड टीचर के ओहदे से रिटायर हुई हैं और इनके बेटे असद रऊफ नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर बहाल हुए हैं। मुस्तबसरा खातून के वालिद जिला जज रह चुके हैं। नोटिस मिलने के बाद मुस्तबसरा खातून जनूबी कोलकाता के गोपाल नगर में वाक़ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गई और इलेक्शन कमीशन के अमले के सामने एहतजाज किया था। इनके मुताबिक कोलकाता में 40 सालों तक रहने के बाद अब इन्हें अपनी शहरियत साबित करने को कहा जा रहा है। इनके शौहर अब्दुल रऊफ ने बंगाल में बंद दरवाजे से एनआरसी शुरू करने का मरकज पर इल्जाम लगाया है। अमित शाह बोले ही दिए हम भगा देंगे सबको, ये जो दीदी का जो वोट बैंक है ये हम भगा देंगे सब एक, तो भगावे ये कत नाना रास्ता बार कुछ। कोलकाता के इस खानदान को शहरियत साबित करने के लिए जरूर कहा गया है, ताहम 40 बरसों से मुकीम इस खानदान के लिए ये शायद कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोलकाता से शबाना एजाज की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं आलमी अदालत में कुलभूषण जाधव के वकील सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान had based allegations of what we as lawyers call abuse of process, and he said that was another ground why India should not be allowed the relief it seeks. That has been rejected. The court has held that Pakistan is guilty of what it, and this is what I have written down when I was hearing the judgment, the court has held that Pakistan is guilty of internationally wrongful acts of a continuing character, and it must cease those acts. I think in the language of diplomacy, which is the language of the International Court of Justice, this is trenchant indictment. Personally, as a lawyer, I am delighted that the court has upheld our argument that while construing the Vienna Convention, the ICCPR, the Covenant on Civil and Political Rights, must inform its interpretation. All this has led to the court giving us the final relief. We had ambitiously asked for annulment. The court said we can't annul, but they have said that Pakistan has to do everything to make the Vienna Convention right a living reality. They have to allow review and reconsideration. They have rejected the argument that clemency is a form of review and reconsideration. They have not accepted the argument that resort to judicial review in Pakistan courts is good enough. And that is why they have said that you must allow review and reconsideration. As I read the judgment, the critical point of review and reconsideration is that he has to be allowed consular access. He has to be allowed, and the review and reconsideration must take into account the potential prejudice caused to him, the implications of his evidence, and his right to defense. And it is
only such review and reconsideration where we or our consulate will not only be allowed to meet him, discuss with him, see the papers, examine the evidence against him, but also arrange for his legal representation. And then there has to be a fair trial. Pakistan's Attorney General asserted that their constitution assures a fair trial. The court has said you must take all steps necessary. What steps you take are of your choice, respecting the sovereignty of Pakistan. But they have said this choice is not a free, unhindered choice. There is what they have used a nice phrase, they have said there's an obligation of result. And that result has to be. नाज़रीन, हरीश साल्वे कुलभूषण जाधव से मुताल्लिक़ जो आलमी अदालत बराए इंसाफ यानी ICJ ने अब से कुछ देर पहले जो फैसला सुनाया है उसी की तफसीलात फराहम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन मोदी हुकूमत पर पसमानदा समाज को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट में अक़लियती कमीशन के आदाद शुमार का हवाला देकर बताया कि मोदी हुकूमत में UPA हुकूमत के मुकाबले अक़लियतों से मुताल्लिक़ शिकायतों में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। वजारत अक़लियती उमूर ने अक़लियती कमीशन के हवाले से लोकसभा में बताया कि UPA के मुकाबले में NDA सरकार में अक़लियती समाज की तरफ से आने वाली शिकायतों में कमी आई है। 2011-12 में 2439 यानी तकरीबन 2500 मामले कौमी अक़लियती कमीशन पहुंचे थे, जबकि 2018-19 में यह तादाद घटकर 1871 हो गई। इस तरह देखा जाए तो तकरीबन 30% की गिरावट आई है। दरअसल केरला के कोल्लम से लोकसभा MP NK प्रेमचंद्रन ने तहरीरी तौर पर लोकसभा में ये सवाल पूछा था, जिसका तहरीरी जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। हालांकि NK प्रेमचंद्रन की जानिब से 5 सालों के आदाद-ओ-शुमार और साथ ही साथ क्या कार्रवाई की गई ये भी पूछा गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से 9 साल के आदाद-ओ-शुमार ही पेश किए गए। गुज़िश्ता 9 सालों में शिकायतों की तादाद कुछ इस तरह से है। साल 2011-12 में 2439 शिकायतें, साल 2012-13 में 2127, साल 2013-14 में 2637 शिकायतें, 2014-15 में 1995 शिकायतें, 2015-16 में 1974 शिकायतें, 2016-17 में 1647 शिकायतें, 2017-18 में 1497 शिकायतें और 2018-19 में 1871 शिकायतें मिली। कौमी अक़लियती कमीशन के आदाद-ओ-शुमार को लेकर हुकूमत अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं कमीशन के चेयरमैन गयरुल हसन रिजवी कार्रवाई के ताल्लुक से कुछ यूँ कहते हैं। तो जो आंकड़े दिए हैं वो सत्यता पर आधारित हैं, एथेंटिक हैं और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 2009 से 2014 तक बहुत बड़ी संख्या रही है, काफ़ी बड़ी संख्या रही है शिकायतों की, और फिर 14 से लगातार घटती गई है, तो 19 तक घटते घटते काफ़ी कम हो गई है। इस मामले का एक पहलू ये भी है कि पिछले 3 सालों में 2018 में सबसे ज्यादा शिकायतें कमीशन पहुंची, तो वहीं इस मामले में अपोजिशन को सरकारी आदाद-ओ-शुमार पर भरोसा नहीं है। शिकायतें करने के बाद कुछ होता नहीं तो काय के लिए लोग शिकायतें करेंगे? इसका उनका ये कहना है कि मुसलमानों के ऊपर होने वाला अन्याय कम हो गया है। इसका मतलब वो कुछ देखते नहीं, पढ़ते नहीं, हर दिन जो हल्ले हो रहे हैं वो क्या बात है। कौमी अक़लियती कमीशन में अगर कम शिकायतें आ रही हैं या फिर निचली सतह पर शिकायतों का निपटारा हो रहा है तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात है, जिसका इस्तकबाल होना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जूम, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जूम, पेट सफा हर रोग दफा। ये है न्यूज 6 स्टेट्स, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और अब खास बात उत्तर प्रदेश की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। 9 कत्ल से दहला सोनभद्र। घोरावल के मूर्तियां गांव में सरपंच और गांव वालों के बीच फायरिंग, जमीन का तनाजा बताया जा रहा है कत्ल का सबब। सोनभद्र कत्ल मामले पर सीएम योगी सख्त, 24 घंटे में तलब की जांच रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा, बदमाशों के सामने सिरंगू है सरकार। संभल में 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल करके कैदी को छुड़ा ले गए बदमाश। सरकारी राइफल भी लूट ले गए बदमाश। बाहुबली अतीक अहमद के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। इलाहाबाद, लखनऊ, चंदौली और देवरिया में छापेमारी, कई अहम दस्तावेजात जब्त। अतीक अहमद के वकील ने सीबीआई के अफसरों पर लगाया बदसलूकी का इल्जाम। और यूपी में सभी मदारिस को निगरानी के दायरे में लाना चाहती है योगी हुकूमत। मदरसा मुंतजमीन में बेचैनी, कहा जांच की आड़ में गैर जरूरी तौर पर न किया जाए परेशान। और हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। सोनभद्र जिले के ओभा गांव में जमीन के मामूली झगड़े ने 9 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 6 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस वारदात से गांव के सरपंच और गांव वालों के बीच जमीन के तनाजे का मामला सामने आया। इस पर पुलिस काम कर रही थी, लेकिन अचानक से जमीन पर कब्जा करने के इरादे से सरपंच अपने गुंडों के साथ मौके पर पहुंच गए और फिर दूसरे फरीक के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक फरीक के 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने इस मामले का सख्त नोट लेते हुए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि डीजीपी का कहना है कि इस वारदात में मुलविस लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक सोनभद्र जिले के घोरावल थाने में एक घटना हुई है जिसमें 9 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। इस घटना में वहाँ के ग्राम प्रधान जो आज ट्रैक्टर ट्रॉली से उस जमीन को कब्जा करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, उसका विरोध गांव के लोगों के द्वारा किया गया और इसी बीच इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ,
जिसमें गोलीबारी में 9 व्यक्तियों की हत्या हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। 3-4 व्यक्ति घायल हैं जिनका इलाज वहां के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस वारदात की मजम्मत करते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनका अंजाम भी काफी बुरा होगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है, जमीन के विवाद को लेकर के घटना हुई है, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किया है उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। मदारिस इस्लामिया और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के माबैन सर्द जंग अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जैसे जैसे मदारिस पर हुकूमत के शिकंजे कसे जा रहे हैं, लोगों के शक व शुबात में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के वजीर मोहसिन रजा के मुताबिक अब सिर्फ ग्रांट हासिल करने वाले ही नहीं बल्कि तमाम मदारिस पर हुकूमत की सख्त नजर रहेगी। पेश लखनऊ से तारक कमर की ये रिपोर्ट। मदारिस इस्लामिया के लोगों को शिकायत है कि ग्रांट देने के नाम पर हुकूमत मदारिस इस्लामिया के तशख्खुस और उनके बुनियादी मकासद को भी ख़त्म कर देना चाहती है। एक तवील अरसे से मदारिस पर छापेमारी समेत ऐसे बहुत से इक़दाम किए गए हैं जिनसे मदारिस से जुड़े लोगों में शदीद बेचैनी है। बिजनौर के एक मदरसे में असलहा मिलने के बाद मोहसिन रजा ने जो बयान जारी किया है उसको लेकर फिजा तब्दील होती महसूस हो रही है। और तमाम घटनाएं इस तरह की, अमरोहा के हॉस्टल वाला मामला आया जहां से नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लोग पकड़े गए, तो ये चीजों को भी रोकना होगा, ये सरकार की, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस मामले में हम समझौता नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रदेश और देश की सुरक्षा का मामला है। उत्तर प्रदेश मदरसा एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अकबर जफर कहते हैं कि वसीम रिजवी और मोहसिन रजा को मुस्लिम मुखालिफ बयान देकर योगी और मोदी की कसीदा खानी करनी होती है। मदरसों के बच्चे हों या मदरसों के उस्ताद हों, उनकी जब जानें नहीं महफूज हैं तो इदारे का तो बड़ा सेकेंडरी मैटर है। और आज इसीलिए देखें कि पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 2% ही मुसलमानों के बच्चे हैं जो मदारिस में पढ़ रहे हैं। ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मदरसों में बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके लिए कोई कानून उनकी फ़िक्र नहीं है। सिर्फ उनको फ़िक्र जो है वो सिर्फ ये है कि अब क्या तालीम दी जाए या क्या नहीं दी जाए। सिर्फ तालीम के अलावा इनको कुछ नहीं दिख रहा है। वो ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अरबी, उर्दू, फारसी का कल्चर ख़त्म करना है। सिर्फ ये मंशा है। एक मदरसे को टारगेट बनाकर सारे मदरसों को इस तरीके से लेना और फिर उन पर निशाना बनाना, ये बात अच्छी नहीं, लेकिन सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। तो वाक़या जहाँ पेश आए हम उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार को पूरी अथॉरिटी है कि वहाँ जाकर जाँच करे, लेकिन इस तरीके का जो भी हुक्म हो उस तमाम इदारों पर, तमाम इंस्टीट्यूशन इदारों पर उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। न सिर्फ ये कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशनल संस्था को टारगेट करें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो बयान दिया गया है ये काबिल मजम्मत इस वजह से है कि इस मुल्क में कानून सबके लिए एक है। अगर वाकई हुकूमत अक़लियतों का एतमाद हासिल करना चाहती है तो कुछ खुसूसी इक़दाम करने पड़ेंगे और सबसे पहला कदम इसी बात में होगा कि अक़लियतों के शक को दूर किया जाए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। यूपी में हुकूमत से मुराद हासिल करने वाले रजिस्टर्ड मदारिस के अलावा अब गैर मंजूर शुदा मदारिस को भी सभी जानकारी हुकूमत को फराहम करानी होगी। सभी मदारिस को जांच के दायरे में लाने की तजवीज़ पेश करते हुए हुकूमत की जानिब से लाए अमल तय किया जा रहा है। माना जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों बिजनौर के एक मदरसे से गैर कानूनी असलहों की बरामदगी के बाद सभी मदारिस को जाँच के दायरे में लाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं मदारिस की निगरानी को लेकर हुकूमत के इन फैसलों पर मदरसा मुंतजमीन में बेचैनी देखी जा रही है। गवर्नमेंट को करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये मदरसे वाले बच्चों को चंदे कर कर के मुसलमानों से और उन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट मदरसों की जांच कराना चाहती है तो कराए। इससे पहले भी अपना जांचें होती रही हैं। जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं उनकी जांच भी कराए, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी भी जांच कराए। हमें जांच कराने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी और सारे मदरसों को इस तरह समझना वो सही नहीं है, बल्कि मदरसों की बिल्कुल खुली हुई किताब है मदरसे की। हर मदरसे में कोई किसी तरह छुपा कर ताले लगा कर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। किसी वक्त भी LIO आते हैं, कोई भी आए और पूरी जाँच करे उसकी सही तरीक़े से।
समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी और यूपी की मारूफ मुस्लिम सियासी शख्सियत अतीक अहमद के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। इलाहाबाद के चकिया इलाके में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर सुबह 7:30 बजे के करीब सीबीआई ने छापेमारी की। अतीक अहमद पर चल रहे मुख्तलिफ संगीन मुकदमात की जांच सीबीआई कर रही है। अदालत के हुक्म पर सीबीआई ने ये छापेमारी की। वाज़ेह है कि अतीक अहमद इलाहाबाद मगरिबी हल्के से 5 बार एमएलए और फूलपुर हल्के से 1 बार एमपी रह चुके हैं। 2005 में बीएसपी एमएलए राजूपाल के कत्ल के इल्ज़ाम में अतीक अहमद इस कत्ल के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा अतीक अहमद पर गवाहों को धमकाने, अगवा, मारपीट करने जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं। मौके पर मौजूद अतीक अहमद के वकील ने सीबीआई अफसरों पर बदसलूकी और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। मैं उनका वकील हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाने नहीं दूंगा, मेरा प्रोसेस है, मैं नहीं जाने दूंगा किसी तरह से। हम क्या इसी तरह से मनमानी आप लोग करते रहेंगे और हम लोग कम से कम एक प्रतिनिधि तो उनके साथ रहना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आप गेट से भी हट जाइए और चारों तरफ से घर को सील कर दिया है। उन्होंने घर को भी सील कर दिया है, इनका जो जनसंपर्क कार्यालय उसको भी सील कर दिया है और अंदर कार्रवाई चल रही। क्या कार्रवाई चल रही है ये जानकारी अभी क्या कार्रवाई चल रही है तो जो कार्रवाई होने के बाद ही मालूम होगी। यूपी में औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब सियासी सतह पर भी जद्दोजहद करना ज़रूरी हो गया है। रियासत में औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली सरकर्दा तंजीम कब्रिस्तान इंतज़ामिया कमेटी ने मुस्लिम सियासी लीडरों से ये अपील की है कि वो औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आएँ। इंतज़ामिया कमेटी के सेक्रेटरी जावेद मोहम्मद का कहना है कि हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम सियासी लीडरों को सामने आने की ज़रूरत है। जो होना चाहिए वो नहीं है पॉलिटिकल लीडर्स की। अगर सारे पॉलिटिकल लीडर्स कम से कम जो मुस्लिम हैं वही अगर जागरूक हो जाएं तो बहुत से काम आसान हो सकते हैं। हमारे स्टेट से मिलना है, मुख्यमंत्री से बात करना है, वक्फ के मंत्री से बात करना है, चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, अगर ये सब मिलकर तवज्जो दे दें। अगर वक्फ मंत्री भी जो वक्फ का मंत्री है चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का किसी भी राज्य का हो, अगर वही तवज्जो दे दे। आज के हम आपको एक बात बता दें कि आज तक कोई वक्फ मंत्री किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी में देखने गई नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत आम हो चुकी है और इसके नताइज में ही आए दिन हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इस ज़िम्न में कानपुर का एक वाक़या भी पेश आया जहां फेसबुक पर मदारिस और इबादतगाहों में AK-47 होने की पोस्ट वायरल कर दी गई। इसी के बाद कानपुर में मुस्लिम समाजी तंजीमों ने कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि ज़िला इंतज़ामिया इस किस्म के वाक़यात पर लगाम कसने की कोशिश कर रहा है लेकिन पूरे तौर पर नाकाम ही नजर आ रहा है। निंदनीय है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से, धर्म विशेष की भावनाओं को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से, आपसी भाईचारे को ख़त्म करने और नफरत फैलाने, दंगा फैलाने जैसे मकसद के साथ इस पोस्ट को किया गया। 9 साला बच्ची के साथ जिनसी छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डेली वेजर मुलाजिम को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने भी मुताल्लिक़ा शख्स को फौरी मुअत्तल किया जबकि मुलजिम मोहम्मद अहमद ने सभी इल्ज़ाम को कबूल कर लिया। उर्दू पढ़ाने के लिए, अपनी 9 साल की बेटी को उर्दू पढ़ाने के लिए और कुरान का सबक सिखाने के लिए जो है उनको अपने घर पे बुलाया था और वो उनके 9 साल की बेटी के साथ में कुछ गलत हरकत की, उन्होंने हैरेसमेंट किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो उसी के तहत में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और उसमें जो मोहम्मद अहमद है उसकी अरेस्टिंग हुई है और महिला थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है और उनको जेल भेजा जा रहा है उसको। और इसमें जो है पॉस्को एक्ट के तहत में 3/4 और 376, 506 IPC के तहत में मुकदमा पंजीकृत किया। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।